Hello, my dear students. My best greetings for you, and I also wish that you must be enjoying happy and healthy life at your home. After drama section, I have brought for you the poetry section, and in your intermediate syllabus, this is our first poem, The Darkling Thrush, and this poem has been composed by Thomas Hardy. And Thomas Hardy is one of the famous poets who have depicted the nature in his own way, जिन्होंने नेचर के बारे में बहुत अच्छे से लिखा है। विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद थॉमस हार्डी को हम कह सकते हैं कि उन्होंने भी नेचर के बारे में बहुत अच्छे से लिखा है। तो द डार्कलिंग थ्रश जो पोएम है, एक डिस्पेयर एंड होप इन दोनों के बीच की चीज़ को डिस्क्राइब करती है। उम्मीद और निराशा दोनों के बीच में एक जो गैप है, उस गैप को डिस्क्राइब करती है पोएम। So let's go to the summary. The Darkling Thrush, and we see about the poem, and about the poem is known as also the summary. Published in December 1900 at the end of 19th century, the Darkling Thrush symbolically mourns the passing of an era. So this poem was published in 1900 at the end of the century. It means in December. The darkling thrush symbolically mourns the passing of an era. Darkling thrush, darkling क्या है? Relating to gloom और darkness, अंधेरे से रिलेट करती हुई, निराशा से, डिस्पेयर से रिलेट करती हुई चीज़। एंड थ्रश, थ्रश इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड, यानी उस टाइम पर दिसंबर में जब पोएट देख रहा होता है फॉरेस्ट की तरफ, तो उसे एक थ्रश जो बर्ड होता है वो गाती हुई दिखाई देती है। तो उसकी जो सिंगिंग है और जो पूरा विजन है वहाँ देखने का, तो ऐसा दिखाई देता है कि बिल्कुल हर तरफ निराशा ही दिखाई देती है, कि जैसे जो पूरा एक ईयर है, पूरी सेंचुरी, ईयर भी एंड हो रहा है और सेंचुरी भी एंड हो रही है, तो वहाँ पर डबल मॉर्निंग हो जाती है, डबल शोक हो जाता है। तो इसका जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो क्या है? पासिंग ऑफ एन एरा, यानी एक पूरा एरा, एक सेंचुरी फिनिश हो रही है वहाँ पर 1900। 18th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी पूरी फिनिश हो जाती है। इन दैट रिस्पेक्ट इट इज़ एन एलिजी, और इस तरह से हम इसे एलिजी भी बोल सकते हैं। एलिजी, व्हाट इज एलिजी? अ सैड सॉन्ग, जिसको हम शोक गीत भी बोलते हैं। अ मॉर्नफुल पोएम, व्हाट इज एलिजी? अ मॉर्नफुल पोएम दैट डील्स विद डेथ, यानी जो डेथ के ऊपर लैमेंट करती है, जो लोग मर गए होते हैं, जो गुजर गए होते हैं, उनके ऊपर लोग रोते हैं, विलखते हैं, उसे ही एलिजी बोलते हैं, और उनके लिए कुछ लिखते हैं गीत की तरह। हेयर द डेथ ऑफ द सेंचुरी, और यहाँ पर दिखाया गया है कि जो 19th सेंचुरी थी उसकी डेथ हो गई है, वो पूरी फिनिश हो चुकी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द पोएम वॉज ओरिजिनली कॉल्ड द सेंचुरीज एंड। पहले इस पोएम का नाम सेंचुरीज एंड था 1900 में, लेकिन बाद में डार्कलिंग थ्रश कर दिया। बट इट वॉज ऑल्सो द डाउन ऑफ द 20th सेंचुरी। अगर हम कहें कि 19th सेंचुरी फिनिश हो रही थी, उसका एंड हो गया, तो ये भी तो है कि 20th सेंचुरी आ रही है, उसका डाउन हो रहा है, यानी उसकी शुरुआत हो रही है, उसका उदय हो रहा है। तो इसलिए जो टाइटल था सेंचुरीज एंड, वो अच्छा नहीं था, इसलिए क्या किया गया, इसका जो टाइटल था वो चेंज किया गया, बाद में डार्कलिंग थ्रश रख दिया गया। क्योंकि पहले इस पोएम में सिर्फ निराशा को देखा गया था, उम्मीद को नहीं देखा गया था, लेकिन बाद में जब इसका टाइटल चेंज किया गया डार्कलिंग थ्रश, तो इससे क्या हुआ कि अगर 19th सेंचुरी जा रही है तो कम से कम 20th सेंचुरी आ भी तो रही है। Probably giving way to his guarded optimism about what the new age would bring, Hardy renamed the piece to the more cheery title as we know today, The Darkling Thrush। और वो जो वे था उसको थोड़ा गार्ड करते हुए, उसको सही समझते हुए, उन्होंने जो ऑप्टिमिज्म थी, जो निराशा थी, उसको थोड़ा अलग हटाते हुए, जो नई एज उसके बारे में क्या समझती है, जो नई एज आएगी, जो 20th सेंचुरी आएगी, उसको सोचते हुए हार्डी ने दोबारा इसको रिनेम किया पोएम को,
और इसको जो टाइटल था थोड़ा और चेयरी हो गया, यानी हैप्पी हो गया। द डार्कलिंग थ्रश कर दिया इसका टाइटल बाद में चेंज करके, किससे, द सेंचुरीज एंड से चेंज करके इसका नाम डार्कलिंग थ्रश हो गया। द डार्कलिंग थ्रश इज रिच इन मेटाफोर। डार्कलिंग थ्रश में मेटाफोर्स का बहुत यूज हुआ है। एंड द स्टूडेंट्स हु डोंट नो मेटाफोर, दे मस्ट नो दैट मेटाफोर इज अ काइंड ऑफ सिमिली। सिमिली में हम वर्ड्स को यूज करते हैं, लाइक, एज, लाइक मून, ही वॉज ब्रेव लाइक अ लॉयन, ही वॉज एज ब्रेव एज अ लॉयन। तो ऐसे वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कि इसके जैसा, शेर के जैसा बहादुर था, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्टली जैसा वैसा ये चीज़ें नहीं लगाते, हम लाइक एज नहीं लगाते हैं, हम डायरेक्टली उसका नाम रख देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, मेटाफर होता है। डार्कलिंग का यहाँ पर मतलब क्या, डार्कनेस। एंड कन्वेज एन एंड ऑफ डेज मेटाफर। और इस डार्कनेस का मतलब क्या है, डार्कलिंग का मतलब डार्कनेस है, यहाँ से ये मीनिंग आया डार्कनेस। और इस डार्कनेस का मतलब क्या हुआ, एंड ऑफ डेज, यानी जब डे एंड हो जाता है तो डार्कनेस आती है, और डार्कनेस को डार्कलिंग में चेंज कर दिया। तो यहाँ पर ये मेटाफर है। हेयर द डस्क डजंट जस्ट रेफर टू द डिमिंग ऑफ लाइट। यहाँ पर डस्ट, जो डस्क है वो उन्होंने नहीं लिया। वैसे जो टाइम होता है, जिस टाइम पर डे एंड नाइट दोनों मीट करते हैं, जहाँ पर दिन और रात मिलते हैं, वो जो टाइम होता है उसको हम डस्क बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने डस्क नहीं लिया, डिस्पेयर मीनिंग में जाते हुए इन्होंने उसको डार्कलिंग कर दिया। तो डिमिंग ऑफ लाइट को इन्होंने डस्क से रेफर नहीं किया। फिर ऑन अ डीपर लेवल वी डील विद डिस्पेयर एंड डेथ ऑफ द सेंचुरी। और हम गहराई से बात करें, पहले क्या बात थी कि एक दिन का अंत हो रहा था शाम के टाइम पर। दूसरी बात यह है डीपर लेवल में कि हम डिस्पेयर और डेथ से डील कर रहे हैं। ये जो सेंचुरी है, जो 19th सेंचुरी थी, पूरी फिनिश हो गई, तो हम कह रहे हैं कि इसकी डेथ हो गई। एट द विंटर लैंडस्केप टू दिस एंड थिंग्स गेट मोर डिसमल। और इसमें जो विंटर लैंडस्केप जो जुड़ जाता है ना, विंटर लैंडस्केप को आपने कभी देखा होगा, फॉग होता है, कहीं कहीं स्नोफॉल भी होता है, बहुत सारी लीव्स ज़मीन पर बिछी हुई होती हैं, कहीं कहीं स्नोफॉल ऐसा वाइट हो जाता है जैसे नमक की चादर बिछा दी हो। तो बहुत डिसमल होने लगता है। डिसमल मतलब बहुत डिसअपॉइंटिंग होने लगता है, बहुत अपने आप में निराशाजनक लगता है। वो चीज़ें ऐसे लैंडस्केप में आप जाएंगे तो आपको खुद लगने लगेगा कि कौन सी जगह आ गए। थैंकफुली नॉट ऑल इज़ डूम एंड ग्लूम। और थैंकफुली हम बात करें तो लोगों के देखने का अपना अपना नज़रिया है। यहाँ पर सिर्फ डूम और ग्लूम ही नहीं है। डूम यानी जो विनाश है, जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ग्लूम यानी जो डार्कनेस है, ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ होपफुली देखें तो सिर्फ डूम और ग्लूम नहीं है। देयर इज़ अनदर फोकल पॉइंट टू दिस पोएम, द थ्रश। दूसरा फोकल पॉइंट भी है इसमें, थ्रश, जो एक बर्ड है, जो चिड़िया गाती है। A complete antithesis to what everything else in the poem presents, the bird speaks of hope. एक पूरा कंप्लीट एंटीथीसिस दिखाई देता है जब वो थ्रश बर्ड जो उसमें आता है उसका जिक्र किया जाता है थर्ड स्टेंजा में। तब पता चलता है, ये पूरा कंट्रास्ट दिखाता है कि हम क्या सोचते हैं उसको पढ़ते हुए टाइम, पोएट ने क्या सोचा था। तो यहाँ पर एंटीथीसिस को रिप्रेजेंट करता है बर्ड, क्योंकि जो बर्ड है वो किसकी बात करता है, होप की। बर्ड होप और उम्मीद की बात करता है, उस होप और उस उम्मीद की बात करता है जो हमने नहीं सोचा था और पोएट ने नहीं सोचा था। होप, जॉय एंड चेंज। क्या उम्मीद थी कि अगर ये डार्कलिंग टाइम है, इट इज़ एन एंड ऑफ एरा, देन इट इज़ द डाउन ऑफ द नेक्स्ट एरा। ये नई एरा के आने का भी टाइम है। अगर पुरानी चीज़ें जाती हैं तो नई चीज़ें आती हैं। और जो चेंज है, चेंज इज़ द रूल ऑफ नेचर। दिस प्ले ऑफ लाइट एंड शेड कॉल्ड क्यूरो। और ये जो लाइट एंड शेड, धूप छाया का जो खेल है, यहाँ पर दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अंधकार भी और प्रकाश भी, निराशा भी और आशा भी। तो इसी प्ले को इसमें कहा गया क्यूरो। इसको क्यूरो इफेक्ट बोलते हैं। इज ट्रीटेड इक्वली इन द पोएम।
और इसको पोएम में इक्वल तरीके से ट्रीट किया गया है। इन्होंने डिसअपॉइंटमेंट की भी बात की पहले कि सेंचुरी एंड हो रही है, बाद में उम्मीद लेकर आए कि नई सेंचुरी आ रही है तो कुछ नया होगा उसमें। जैसे कि अभी 2020 चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं इसे डिलीट करो, फिर से इंस्टॉल करो, इसमें वायरस है, ये है वो है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो साल जाएगा 2020, तो क्या होगा, कह रहे हैं नए साल की आने की खुशी नहीं होगी, इसको विदा करने की खुशी होगी। तो लोग कह रहे हैं इसको विदा करने की खुशी में जश्न मनाएंगे। तो यहाँ पर भी यही बात है कि जब पुरानी चीज़ें जाएंगी तभी नई चीज़ आएगी। सेंचुरी एंड हो रही तो नई सेंचुरी भी आ रही है, 20th सेंचुरी आ रही है इसमें। ऑल दीज आर लॉफ्टी कॉन्सेप्ट्स दैट गो बियॉन्ड आवर 5 सेंसेस। तो इसमें जो लॉफ्टी कॉन्सेप्ट है, यानी ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी 5 सेंसेस की समझ से बाहर है। हमारी जो 5 सेंसेस हैं, जो 5 इंद्रियां हैं, उनकी सोच समझ से कहीं बाहर है वो उम्मीद और वो चेंज जो उस बर्ड ने देखा, जो थ्रश ने देखा। सच पोएम्स बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शंस। और ऐसी पोएम्स को हम एब्स्ट्रैक्शंस भी बोलते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पर बेस्ड हैं। व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज? एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर that they are not present in our vision, but we can think, we can hope that hope will come, the change will be good for ourselves. So these are abstractions. I hope understand I hope students that you have understood this poem, and don't worry if you don't understand now, because when you go through the explanation you will understand it completely. And for your help, write the summary in your notebooks. That will be very helpful for you. And if you need any kind of help, I'm every time with you. And my dear students, if you haven't subscribed the channel, please subscribe it, because it will be helpful for you. Subscribe the channel, like, share and comment also. Channel name is Harish Gangwar. You search by this name, HAREESH. You will see my photo, and then subscribe it and share it, because in coming times I'm going to provide you important grammar notes also. So grammar will be helpful for you. So thanks and have a wonderful day.